तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बिकमिंग द स्वॉर्ड मास्टर के चैप्टर नंबर 21 को। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर से देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें मेडिसिन किंग हॉल के बारे में रूमर्स को बताया जाता है जो वहाँ पे पूरी सिटी में फैल चुके होते हैं, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में जो मेडिसिन किंग हॉल है वो फॉल हो गया है क्या। बाकी के लोग भी इसी तरीके से बातें करते हैं कि हमें भी वहाँ पे जाकर के ये बात देखनी चाहिए कि क्या सच में वो सारे लोग मारे गए या फिर ये एक रूमर्स है जो हमारे क्लैन में एकदम ही फैल गया है। तब हम देखते हैं वहाँ पे 3 पर्सन को, जिनमें से एक कहता है कि क्या सच में जो टैंग क्लैन है वो सरवाइव करने के लायक नहीं है क्या, और मुझे तो लगता है कि उन्हें मेडिसिन किंग हॉल को थैंक्स करना चाहिए था। तो दूसरा पर्सन उससे कहता है कि उन्होंने इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और यहाँ के जो फंड्स थे आखिरकार वो कहाँ गए, हम इसी बात पे तो चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसी ऑर्ब को दिखाया जाता है जो ऑरेंज कलर का वहाँ पे ग्लो कर रहा होता है, जिसके साथ हमें एक पर्सन की आवाज आती है जो कहता है क्या तुम सच में इसे अभी के अभी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हो और यहाँ से ले जाना चाहते हो। तो हम देखते हैं योंग को, जिसके साइड में एक पर्सन होता है। तब वो पर्सन हमारे योंग से कहता है कि अगर तुमने इसे यहाँ पे छोड़ दिया तो टैंग हिल जैसे और भी पर्सन यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे इसे ले जाना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद ही जब इसका जो पॉइजन इफेक्ट है वो तुम्हारे लिए हार्मफुल नहीं रहेगा तो मैं ये तुम्हें खुद ही डिलीवर कर दूंगा। तो जो योंग होता है वो उससे कहता है कि थैंक यू, पर मैं इसको अभी इस तरह से ही ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो सामने उसी की तरफ ही देख रहा होता है। तो उसके साइड में वो जो मेडिसिन किंग का लीडर होता है नया, वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे नहीं लेकर के जाओगे और इसे इमीडिएटली यूज नहीं करा तो मुझे लगता है कि उसके अलावा ये यहाँ पर ही ऐसे ही रखा रह जाएगा। तो योंग उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसे बहुत ही जल्दी यूज कर लूंगा। इसके बाद ये सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंग म्योंग के रेजिडेंस हॉल का, जहाँ पे हम देखते हैं उसी ऑर्ब को जिसके ऊपर से पॉइजन रिफाइन हो रहा होता है, और वहाँ पर योंग कहता है कि इसका जो पॉइजन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं, और आखिरकार में इस जैसी प्रीशियस चीज को वहाँ पे कैसे छोड़ सकता था बर्बाद होने के लिए। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि वो लोग नॉनसेंस है, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता, और वो उसके ऊपर से पूरी तरीके से पॉइजन निकाल देता है अपने हाथ को लगा करके, जहाँ पे वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फेरी पॉइजन था, और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसकी जो स्पिरिट है वो एक लावा की स्पिरिट है। ऐसा कहते हुए वो सारे के सारे पॉइजन को अपनी बॉडी में ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर वो कहता है पर ये डिमोनिक फायर ड्रैगन से बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। अगर इसे कोई ऑर्डिनरी मैन जाकर के रिफाइन करेगा तो वो पहुंच सकता है एक अच्छी खासी स्टेट में, जहाँ पर जो उसकी पावर होगी वो इस तरीके से होगी कि वो उसको अंदर से ही जला रही हो। और फिर वो कहता है कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इसका जो पावरफुल पॉइजन है इसे चेक करा जाएगा कि इसकी जो मुकाबला है 10th पॉइजन के साथ क्या वो हो सकता है। और वहाँ वो उसे देखते हुए कहता है क्या ये सच में ड्रैगन ब्रेथ के काबिल है, और अगर ऐसा है तो मैं इसे 10 पॉइजन की लिस्ट में ही शामिल कर दूंगा। जहाँ वो उसे रिफाइन करने के बाद देखता है जो पूरी तरीके से चमक रहा होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है जब मैं इसे देख रहा हूँ पूरी तरीके से रिफाइन करके इसके प्रोसेस को, तो मुझे ये बात डेफिनेटली फील हो रही है कि इसकी जो स्पिरिट पावर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ऐसा कहते हुए वो उस बॉक्स को वहाँ बंद करते हुए कहता है कि चलो ऑल राइट, अब जैसा हो गया हो गया, और वो उसे वहाँ पे अपने पास रख लेता है। जहाँ हम देखते हैं उसकी मदर को जो उससे कहती है कि योंग म्योंग क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तब हम देखते हैं योंग म्योंग को जो साइड में गेट ओपन करते हुए उससे कहता है कि हाँ आप आ सकती है, और मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपको इतना ज्यादा इंतजार करवाया। तब हम देखते हैं उसकी मॉम को जो उससे कहती है मैं सोचती थी कि मैं यहाँ कभी भी नहीं आ पाऊंगी दोबारा से। ऐसा कहते हुए वो अंदर आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं योंग की मदर को जो रियली में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, और वो योंग से कहती है मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ तुम जैसे बच्चे को पा करके। जहाँ पर जो योंग होता है वो उनसे कहता है कि ये जो प्लेस है मदर ये आपको ही बिलोंग करता था सबसे पहले, तो मुझे लगता है कि आपको तो यहाँ पे आना ही था एक ना एक दिन दोबारा से। जहाँ पे वो अपनी मदर को देखते हुए कहता है कि जो मेरी मदर है वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और फिर वो सोचते हुए वहीं पे कहता है कि मैं इस बात पे बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ कि ये इस दौरान बिल्कुल ही केयरफुल होकर के इसे एब्जॉर्ब करे। जहाँ हम देखते हैं उसकी मदर को जो योंग से चिपकते हुए उससे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ योंग, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें इस तरीके से फैमिली हेड बना हुआ देख करके, जहाँ पे तुमने मुझे सेफली यहाँ पर वापस ले आए हो। जहाँ पे हम देखते हैं योंग को जो अपनी मदर से देखते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपका ही बेटा हूँ, तो ये सारी चीजें तो होनी ही थी। और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ में बात करते हुए कहता है मुझे याद थी कि मैं किस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ और क्या चीज रिग्रेट करने के लिए मेरे लिए बची है मेरी डेथ के बाद, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई और ऐसे पर्सन नहीं था जिससे मैं अपनी खुशियों को बांट सकूं, जबकि मैं कल्टीवेशन के एंड तक पहुंच गया हूं। और ऐसा कहते हुए वो सामने देखते हुए कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं अकेला था, तो अब ये बहुत ही ज्यादा इनफ है मेरे लिए कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से रिग्रेट में ना गुजारूं, और अभी के लिए मुझे अपनी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस लाइफ को और उन लोगों को जो मेरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे अपनी मदर को देखते हुए कहता है कि बाय द वे क्या आप बोंग भी बी ग्रेड से मिल चुकी है। तो उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि हाँ वे मॉर्निंग में ही यहाँ पर आया था और उन्होंने कहा था कि वे मेरी मदद जरूर करेंगे चीजों को मूव करने के लिए। और वो योंग की मदर को देखते हुए रोते हुए कहते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला माई लेडी आपको देख करके। जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि उन सारे लोगों का जो फेस
फेस था वो बिल्कुल सिमिलर था और वो एक जैसा ही फील कर रहे थे, बिल्कुल अपने पुराने समय की तरह। तब हम देखते हैं योंग म्योंग को, जिसके हाथ में बॉक्स देखते हुए उसकी मदर उससे कहती है कि योंग म्योंग आखिरकार इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो जो योंग होता है वो कहता है कि इस बॉक्स के अंदर, ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर को बताता है कि इसमें ऐसी चीज है जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उसकी मदर ये बात सुनकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तब जो योंग होता है वो ओपन करके उस बॉक्स को अपनी मदर को दिखाता है और कहता है कि मदर, क्या आप इस चीज को देख करके पहचान सकती है कि ये क्या है। तो उसकी मदर जो होती है वो उसे देख करके कहती है कि ये तो, ऐसा कहने के बाद, ये जो पिल है ये 10,000 ईयर्स फायर कार्प है ना। तो जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आपने इसे तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी अभी तक आप इस बारे में जानते हो और आपने इसे यूज नहीं करा है। तो जो योंग की मदर होती है वो कहती है, पर ये आखिरकार तुम्हें कहां से मिला। तब जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा, जो कि अब हमारी क्लैन की लीडर बनेंगी, तो आप इसे एब्जॉर्ब कर लीजिए मदर, और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मैं ही इसे कर लूंगा। जहाँ पे जो योंग की मदर होती है वो योंग से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही सबसे ज्यादा सुटेबल है। तब जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मेरा इसका कोई भी यूज नहीं है इनर पिल के लिए, और क्या मैं आपका हाथ ले सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपनी मदर का हाथ को पकड़ता है और उनसे कहता है कि मदर ये आपके लिए है। तो जो योंग की मदर होती है वो उससे कहती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा अभी तक कोई भी यूज नहीं है इससे। तो जो योंग होता है वो कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं इसके इफेक्ट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और ऐसा कहने के बाद वहाँ पे वो बहुत ज्यादा पावर रिलीज करता है। उसकी मदर भी ये देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ वो कहती है कि फायर रिलम। जो योंग होता है वो उनसे कहता है कि आप सच में मदर फायर रिलम तक पहुंच गई हो क्या। तो उसकी मदर भी कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर के योंग खुश हो जाता है, जहाँ पर उसकी मदर वहाँ पे खड़े खड़े सोच रही होती है कि जो मेरा बेटा है वो यही सोच रहा होगा कि फायर रिलम में पहुंचने के बाद डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी, पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये चीज बिल्कुल ट्रैश निकल गई तो, और अगर किसी ने रियलाइज करा कि मैं फायर रिलम पे पहुंच गई हूँ और उसने हमारी फैमिली पे अटैक कर दिया तो। तब जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, मैं आपके साथ एक लंबी लाइफ जीना चाहता हूँ, जबकि मैं अपने फादर के साथ नहीं जी पाया। ऐसा कहते हुए वो हंसते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखिएगा कि मैं किस तरीके से ग्रो होता हूँ। उसकी मदर ये बात सुनकर के उससे कहती है कि योंग, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो। तो जो योंग होता है वो मदर से कहता है कि मदर, आप जल्दी से इनर पिल को कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ये जो पिल है ये बहुत जल्दी डेसिपेट हो रही है। जहाँ पर उसकी मदर योंग की तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार मैं ये बात क्यों सोच रही हूँ। और वो योंग से पिल लेते हुए कहती है अपने मन के अंदर कि अगर किसी का बेटा फायर रिलम पे पहुंच जाए तो ये उसकी मदर के लिए बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी बात होगी कि वो अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा कहने के बाद वो योंग से कहती है कि ऑल राइट, ये बहुत ही ज्यादा रूड तरीका था कि तुमने इसे रिजेक्ट कर लिया और तुम इसे मेरे लिए यहाँ पे लेकर के आए हो। ऐसा कहते हुए वो अपने मन में कहती है कि इवन ये जो बच्चा है ये हमारी क्लैन का लीडर है, जिसकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। तब जो योंग होता है वो अपनी मदर की तरफ ही हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या आप जानते हो कि मैं आपको क्या बुलाता था जब मैं यंग था। तो उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। ऐसे कहते हुए वो शर्माते हुए योंग से कहती है कि तुम मुझे सिचुआन की टॉप ब्यूटी बुलाते थे और पॉइजन फोनिक्स। ऐसा कहते ही वो वहाँ पे अपनी खतरनाक पावर्स को रिलीज करती है। ये देख करके जो योंग होता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि क्या सच में ये जो पावर है ये पॉइजन फोनिक्स की है क्या। और वो कहता है कि बहुत थोड़े समय के लिए मैं तो इतना ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि मैंने अपनी मदर की इतनी खतरनाक पावर को महसूस किया। जहाँ पे वो कहता है कि इसी वजह से जो मेरी मदर थी वो टैंग फैमिली में सबसे ज्यादा फेमस मेंबर थी। तब जो योंग की मदर होती है वो उससे कहती है कि ये बहुत समय हो गया है, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ये चीज दिखा करके शॉक कर देना चाहिए। जहाँ वो कहती है, मैं इतनी भी ज्यादा स्किल नहीं हूँ तुम्हारी तरह, पर तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में कि मैं सिर्फ प्रिटी ही हूँ क्या। जिसके बाद वो वहाँ पे पिल को एब्जॉर्ब कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंग की मदर से बहुत ही ज्यादा पावर अभी भी रिलीज होती है और उसे देखते हुए योंग कहता है अपनी मदर की पावर बढ़ाने के बाद ये इनर पिल है ये उन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल रहेगी और अब ये बिल्कुल कल्टीवेशन पाथ में जा चुकी है। जहाँ वो अपनी मॉम के प्रीवियस सीन को याद करते हुए कहता है कि एनीवे मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था अभी थोड़ी देर पहले जो चीज यहाँ पर हुई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि जो मेरी मदर है वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा हाइड करके रखती थी। जहाँ हम देखते योंग की मदर को जो वहीं पे अभी कल्टीवेशन पाथ में बैठी हुई होती है, जिसे देखते हुए योंग कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि इनकी जो कल्टीवेशन है वो इनकी जो स्ट्रेंथ है उससे बहुत ही ज्यादा है और मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। जहाँ वो बताता है कि जो फायर रिलम मास्टर है वो छोटी से छोटी मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर सकता है और जो कि इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता कि जहाँ पे वो अपनी पावर को हाइड करके रख सके। और फिर वो अपनी मदर को देखते हुए कहता है कि इनके बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि आखिरकार ये अपनी पावर को मेरे से हाइड करके रखती थी जो कि फायर रिलम में ही पहुंच गई थी। और फिर वो वहाँ पे सांस छोड़ते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने अपनी मदर से एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल सेम ही रिजल्ट मुझे मिला है। जहाँ वो अपनी मदर को फिर देखता है और उसकी जो मदर होती है उसके अंदर से अभी भी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि मेरी जो मदर है वो ऑलरेडी रीच कर चुकी है स्टेट पे जहाँ पर जो पावर है वो लिबरेशन में पहुंच जाती है और अभी ये अपनी पीक पर पहुंच चुकी है और अब मुझे लगता है कि ये जल्द ही एब्जॉर्ब कर लेगी सारी इस इनर पिल की स्पिरिचुअलिटी को। और फिर वो अपनी मदर की तरफ बहुत ही ज्यादा आशा से देखते हुए कहता है कि मदर मुझे लगता है कि आप ये जरूर ही
भी कर लोगी और आप अपनी लिमिट को ओवरकम कर दीजिए। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज होती है रेड कलर के ऑरा में, जिसके साथ जो योंग है वो बताता है कि अभी जो मेरी मदर की कल्टीवेशन है उसका मतलब ये है कि वह अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। जहाँ हम देखते हैं योंग की मदर को जो वहीं पे बैठ कर कल्टीवेट कर रही होती है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये जो इनर पिल का तरीका है उसे एब्जॉर्ब करने का, इसमें सिंपल तरीके से ये बात बताई गई है आपको इसमें बहुत स्लो तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी को वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है इस इनर पिल के साथ मिक्स करके। और जब ये आपकी बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप इंटरलाइज करोगे एक नई तरीके की स्पिरिचुअलिटी की पावर को, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा जब तक सारी चीज पूरी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी। जहाँ हम देखते हैं योंग की मदर को जो जैसी अपनी आंख खोलती है वो देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। जहाँ पर हम देखते हैं योंग की मदर को जो वहीं पे बैठ करके अभी भी कल्टीवेट कर रही होती है और हम देखते हैं उनकी बॉडी में से अभी भी पावर रिलीज होते हुए उस इनर पिल के साथ मिक्स होकर के वापस से उनकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब होती है। जहाँ पे वो कहती हैं कि इस पूरी अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, इवन ये जो इस पिल की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत ही धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। और ऐसा कहते हुए जो योंग की मदर है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जो पिल है वो बहुत जल्दी डेसिपेट हो रही है और उनको उसके डेसिपेट होने से पहले ही उसे एब्जॉर्ब कर लेना होगा पूरी तरीके से। जहाँ वो कहती है कि ये जिस रेट में डिसअपियर हो रही है मुझे तो लगता है मेरे एब्जॉर्ब होने से पहले ही ये आधी उड़ जाएगी। तब हम देखते हैं एक पर्सन के हाथ को जो वहाँ पे आकर के उनके कंधे पे आ जाता है, जिसे देखते हुए वो कहती है कि क्या ये योंग म्योंग का हाथ है। जहाँ हम देखते हैं योंग म्योंग को जो बाहर उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि एनलाइटमेंट। और ऐसा कहने के बाद वो कहता है कि आप इस बारे में चिंता मत करिए मदर। और फिर वो कहता है आप बस सिर्फ अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करिए और एनालाइज करिए कि क्या रीजन है कि इसे आप जल्दी से जल्दी कैसे एब्जॉर्ब कर सकती हैं और इसको आप अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लीजिए मेरी इस एनलाइटमेंट की मदद से। ऐसा कहते हैं वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि इस समय पर मैं आपको थोड़ा सा पुश दे देता हूँ मदर। जहाँ उसकी जो मदर होती है वो योंग की एनर्जी को देखते हुए कहती है कि जो योंग म्योंग है इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है कि योंग म्योंग के सिर्फ टच करने से ही मेरी जो पावर है वो इनर पिल के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो चुकी है। और फिर वो कहती है तो क्या सच में यही टैंग फैमिली का पॉइजनस वाइटल अजूरे रेडिएंट हार्ट टेक्निक है क्या। और वो देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं उसकी मदर से अभी भी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही होती है। जहाँ वो कहती है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो प्योर एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी में समाहित होती है और मैं इस बारे में बिल्कुल भी इंटरलाइज नहीं करती कि ये मुझ में बहुत ही कम मात्रा में है, पर अब मैं इसे पूरी तरीके से चेंज कर दूंगी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो गई हूँ अब इसे एब्जॉर्ब करते करते और अब मुझे किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जो कि मेरे कल्टीवेशन प्रोसेस में मुझे चाहिए। वो कहती है कि ऑलराइट चलो अब ये सारी चीजें मैं इस पे वापस से आ जाओ। और सामने एनर्जी की तरफ देखते हुए वो कहती है कि सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि भगवान मुझे इतना अच्छा ही बेटा देंगे। जहाँ हम देखते हैं योंग को जो अपनी मदर के शोल्डर पे हाथ रख के वहीं पे खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि तो अच्छा आखिरकार ये हो ही गया। जहाँ वो अपनी मदर के कंधे से हाथ हटाते हुए कहता है तो आखिरकार मदर आप पहुंची गई है फायर रिलेम तक। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है स्टेल्थ एंड पॉइजन हॉल का, जहाँ पे जितने भी जो एल्डर्स होते हैं वो आकर के खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं तेंग जिंगयू जो कि पॉइजन किंग है फिलहाल ही का, वो कहता है कि जो फैमिली मीटिंग है हमारी वो पहले तो सुबह तय की गई थी, तो उसका जो बेटा होता है डार्क किंग वो उससे कहता है पर आखिरकार ये लोग इतना बिजी क्यों हैं। तब हम देखते हैं उसके सामने एक एल्डर को जो उससे कहता है पूरा का पूरा जो हमारा ये वर्ल्ड है ये इंतजार कर रहा है हमारे क्लैन लीडर के आने का। इवन वो हमारे क्लैन के हेड हैं तो उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि वो सब लोगों को इस तरीके से इंतजार ना कराए। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर है हमारे तरफ से उनका। ये बात सुन करके वहाँ पे जो वो डार्क किंग होता है वो कहता है कि मुझे लगता है वो यहाँ पे जल्दी ही आ जाएंगे। और तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से अपने पीछे देखता है। हम देखते हैं उसके साइड में बाकी लोगों को, वो भी पीछे देख करके कहते हैं कि जो क्लैन हेड है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तब हमारा सीन जाता है हमारे योंग की तरफ जो कहता है कि आप सभी को थैंक यू कि आप सब लोग मॉर्निंग से यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो गए हैं और मैंने यहाँ पे आप सभी को इसी वजह से बुलाया है क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट थॉट को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप सब ये बात सुनेंगे। ये बात सुन करके वहाँ जो वो दोनों एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि क्या आखिरकार इतना जरूरी क्या चीज है। यहाँ पर जो योंग होता है वो उन सभी से कहता है कि मैं जब तक अपनी एज में नहीं आ जाता तब तक मेरी जगह यहाँ पे हम किसी और को फैमिली का हेड बनाने वाले हैं। ये बात सुन करके उसके सामने वो जो सेकंड एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से योंग की तरफ ही देख रहा होता है और फिर वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है। वो योंग से क्वेश्चन करते हुए कहता है पर आखिरकार तुमने किस बारे में प्लान कर रखा है कि यहाँ पे हमारा फैमिली हेड कौन बनेगा। तब जो योंग होता है वो पीछे मुड़ करके उससे कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतने जो एल्डर्स हैं इनमें से किसी एक को चुनूंगा। ये बात सुन करके वो जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है कि अगर हम नहीं है तो आखिरकार वो कौन है। तब हम देखते हैं सामने की तरफ जहाँ पे कोई लेडी अंदर आ रही होती है और बाकी सारे लोग को बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखते हैं। वहाँ वो जो ग्रे हेयर वाला पर्सन होता है वो भी ये देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वह और कोई नहीं योंग की मदर होती है। वो दोनों एल्डर जो होते हैं वो भी ये देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि आखिरकार ये सब कब हो गया, हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी
कुछ पता नहीं चला, जहाँ पर योंग उनसे कहता है कि ये चीज मैंने उसी को दी है जो इसके लिए डिजर्व करता है, और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये इसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि उस समय सबने उन्हें रिस्पॉन्सिबल बताया गया था जब मैंग वचियोन वाला इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स है उन्होंने उसे फोर्स करा था रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए और उसे हेड की पोजीशन से भी ड्रैग आउट कर दिया था। जहाँ पे जो योंग की मदर होती है वो उन्हें देखते हुए कहती है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमिलियर फेस दिखाई दे रहे हैं। फिर वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, और मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपको इतना ज्यादा लेट कर दिया। मेरा नाम तैंग जिनी है। जिसके साथ ये सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंग की मदर को जो वहाँ पे बात ले रही होती है, जहाँ वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं अब अपनी फैमिली हेड बनने जा रही हूँ। हालांकि मैं कुछ समय के लिए ही हूँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, और मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज पे थैंकफुल करती हूँ कि मैं एसेंडेंट के फायर रेलम में पहुंच गई, पर मैं अपनी बॉडी को किसी जंग की तरह यूज नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी बस ऐसे ही पड़ी रहे। मैं इसे इस तरीके से खत्म नहीं करना चाहती कि मैं एक सर्वेंट ही बनी रहूं। जहाँ वो अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए कहती है कि एनीवे मैं अब सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर ही भरोसा नहीं रख सकती, बल्कि इसके अलावा भी मुझे कुछ और टाइम देना होगा। जहाँ वो योंग को याद करते हुए कहती है कि मैं जब से एसेंडेंट के फायर रेलम में पहुंची हूँ योंग की मदद से, तो मैं ये बारे में अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि जो योंग म्योंग है वो ऑलरेडी रीच कर चुका है फायर रेलम से भी हाईएस्ट स्टेट में। वो कहती है कि करंटली मैंने ये बात सुनी है कि जो ब्लैक डेथ अलायंस का ओनर है वो भी एसेंडेंट के फायर रेलम में पहुंचा है। तो आखिरकार इस दुनिया में ये सब चीजें कैसी हो गई इस कंपटीशन के अंदर ही अंदर। जहाँ वो वहीं पे बात लेते हुए सोचते हुए कहती है उससे बात करूंगी इस बारे में जब मैं फर्स्ट टाइम अपने बेटे से मिलूंगी वहाँ जाके। हम देखते हैं योंग को जो बाहर से कहता है कि कांग्रेचुलेशन आपको क्या फायर रेलम तक पहुंच गई मदर। तो हम देखते हैं योंग की मदर को जो वेल ड्रेसअप होकर के उसके सामने आ जाती है और वो उससे कहती है कि वेल तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी सारी अपनी विशेष दी और आकर के यहाँ पे बैठो जरा। ऐसा कहने के बाद वो योंग के साथ वहीं पे बैठ करके बहुत सारे गप्पे लड़ा रही होती है और वो दोनों काफी ज्यादा हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जहाँ जो योंग होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है क्योंकि उसकी जो मॉम होती है वो उससे पूछती है कि बाय द वे योंग आखिरकार तुम फायर रेलम में कब एंटर करे, और फिर उसकी मदर उससे कहती है कि मैं अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुम पहले ही इस छोटी उम्र में ही इस स्टेज तक पहुंच गए। जहाँ पर योंग उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं ये बात समझ सकता हूँ कि वो इस बात को जानने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होंगी, पर अब मैं क्या करूँ, आखिरकार मैं उन्हें कौन सा एक्सक्यूज दूं। और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है इस बात पर बिलीव करना कि मैं एनलाइटमेंट की स्टेज पर पहुंच चुका हूँ अपनी पास्ट मेमोरीज के वजह से। जहाँ वो अपनी मदर से कहता है कि मैंने अपने कंपटीशन के दौरान बहुत सारे पावर्स को हासिल करा। क्या आपने इस बारे में सुना है कि जो 10th पॉइजन है 1 ऑफ द 10th लिस्ट में से उसे मैंने पूरी तरीके से अपनी बॉडी में पी लिया था। तो जो उसकी मदर होती है वो उससे कहती है कि हाँ मैंने इस बारे में सुना था, जो हमारा कंपटीशन का विनर है उसे अवार्ड में फायर ड्रैगन पॉइजन दिया है। जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि हाँ मैंने उसे उसी टाइम ही पी लिया था फायर ड्रैगन पॉइजन को। ये बात सुनकर के उसकी जो मदर होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार योंग ने अभी क्या कहा। उसकी जो मदर होती है वो कहती है कि आखिरकार तुम इतनी बेकार चीजें कैसे कर सकते हो योंग। तो जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर आप जैसा देख सकती है मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसकी मदर तो अलग ही शौक में होती है और वो कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुमने इस कंपटीशन को एंड कर दिया है पॉइजन का यूज करते हुए अपने उस बैटल में, पर आखिरकार तुम इतनी जल्दी एनलाइटमेंट की स्टेज पर कैसे पहुंच गए पॉइजन को एब्जॉर्ब करते करते, जबकि मैं खुद यहाँ पे अभी फायर रेलम में हूँ। ऐसे कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तब वो वहाँ पे सोचते हुए कहती है कि हाँ मैं देख रही हूँ ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है एनलाइटमेंट की स्टेज को रीच करना। और जो योंग होता है वो वहीं पे बैठ करके हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है अपने मन के अंदर कि अब मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला है कि इन्होंने इतनी जल्दी ही इसे एक्सेप्ट कर लिया। जो उसकी मदर होती है वो योंग से कहती है ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी एक बात है कि वो जो सर्वेंट है जो मेरी हेल्प कर रही थी मेरे बाथ में, जिसको तुमने मेडिसिन किंग हॉल से उठा करके यहाँ पर लेके आए हो, वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है और वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। वो लड़की रिलेटेड है तुम्हारे फादर से। तब जो योंग होता है वो उनसे कहता है कि आपको जैसा सही लगता है मदर आप वैसा कर सकती हैं। जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंग की मदर को जो वहाँ पे टेबल पे हाथ रख करके बैठी हुई होती है और कहती है तो अच्छा आखिरकार ये सब इसी चीज से हुआ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हूँ पर मैं क्या करूँ। जो इजियोन है उसने सच में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देखा है अपने बचपने में। जो योंग म्योंग होता है वो अपनी मदर की तरफ ही देख रहा होता है और जो उसकी मदर होती है वो योंग म्योंग से कहती है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो जो योंग म्योंग होता है वो कहता है कि हाँ आपको किस तरीके की रिक्वेस्ट करनी है। उसकी मदर उससे कहती है मैं हमेशा से ही इस फैमिली में रही हूँ और अगर मैं मर जाती तो आखिरकार मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखता, क्योंकि वैसे ही मैं अपने हस्बैंड को लूज कर चुकी हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से स्टैंड लेना नहीं चाहती। जहाँ जो योंग होता है वो उनसे कहता है मदर अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो आपके इस कॉन्वेंट प्लेस को, यानी ये जो आपके लिए प्लेस है, इस पे कोई भी उंगली उठा सके। और ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर से
कि ये जो आपका बेटा है ये आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्शन देगा पॉइजन फोनिक्स। तो सीन वापस से वहीं पर कंटिन्यू होता है जहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं कहता है क्या इसने सच में एसेंडेंट के रियल में कदम रख दिया है। जहाँ हम देखते हैं उस ग्रे हेयर वाले पर्सन को जो योंग की मदर से चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर जी। तब जो योंग होता है वो वहाँ पे कहता है मैं काइंडली आपकी इस फैमिली हेड की पोजीशन को कांग्रेचुलेट करता हूँ मदर। और वो सभी से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी मदर है जिनका नाम है तेंग जी और अब ये हमारी नई फैमिली की हेड बनेंगी। ऐसा कहते हुए वो वहीं पे सब जगह सारे लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर देता है। ये बात सुनकर के वहाँ वो जो बाकी के एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं क्या आखिरकार ये हेड बन गई और ये तो इन्हें बिल्कुल भी कोई टेम्परेरी हेड नहीं बना रहा, ये तो इन्हें पूरा परमानेंट ही हेड बना रहा है। जो योंग की मदर होती है वो सबसे कहती है कि आप सभी का शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर लोग आकर के इकट्ठा हुए और जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे टाइम से आ गई हूँ और अब मैं आपकी फैमिली हेड बन गई हूँ। मैं यहाँ पर तब तक हेड बनी रहूंगी जब तक जो हमारे यंग हेड है वो भी अपनी रियल एज में ना आ जाए। ये बात सुनकर के वहाँ वो जो ग्रे हेयर वाला पर्सन होता है वो भी देख करके खुशी के आंसू रो रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार हमने हमारे असली हेड को देख ही लिया जो कि हम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जो बाकी के एल्डर होते हैं वो वहाँ पे डरते हुए कहते हैं आखिरकार ये सब कैसे हो गया, हमने तो इस चीज में पहले ही फिक्स कर दिया था कि जो तेंग फैमिली है वो पूरी तरीके से रूइन होने वाली है। जहाँ जो योंग की मदर होती है वो उन सभी से कहती है कि अब के लिए मैं जो फैमिली हेड हूँ वो आप सभी के लिए एक मीटिंग को स्टार्ट करेंगी। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि तब से लेकर के जो तेंग जी है उसने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया पूरी तरीके से अपनी फैमिली हेड की पावर को यूज करके और उसने रिमूव कर दिया बहुत सारे मेडिसिन किंग हॉल के लोगों को जो कि ऑलरेडी कोलैप्स करने वाले थे तेंग फैमिली के अंदर। और इसी के साथ साथ जो तेंग होयल है और उसके जो ग्रैंडफादर है वो अपॉइंट करे गए हैं सर्जन और जनरल के रूप में, जहां पर जो तेंग इजियोन है वो अपॉइंट करी गई है सेकंड सर्जन के जनरल के रूप में और जो यूरी के फादर है वो अपॉइंट करे गए हैं जनरल मैनेजर जो कि ऑर्डर देते हैं पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन ऑफ गैसन को। जहां उन्होंने इमीडिएटली ये बात ढूंढ ली कि जो एल्डर्स हैं वो आखिरकार किस तरीके से बुक्स को अपने संभाल के रखते थे और किसी को भी इस बारे में नहीं बताते थे कि आखिरकार उन बुक में क्या लिखा है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इवन इन्होंने अपने एल्डर्स को नहीं हटाया पर जो बाकी के गद्दार लोग थे उन्हें अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके गायब कर दिया वहां से और रिमूव कर दिया ऐसे सारे लोगों को जो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुके थे। तब हम देखते हैं योंग को जो बाहर आराम से बैठा हुआ होता है जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी हो गई सिर्फ कुछ ही दिनों में। और योंग कहता है कि मेरी जो मदर है वो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। वो अपनी मदर को थैंक्स करता हुआ वहाँ पे सोचता है फर्स्टली मैं ये बात चाहता था सबसे पहले कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकूं अपनी मदर के साथ, पर मैं क्या करता कि सडनली ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो इतनी जल्दी ही बदल गई। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ वो बैठा बैठा भी सोच रहा होता है कि अब कोई हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता और तेंग क्लैन के साथ कोई किसी भी तरीके का कॉन्वेट नहीं कर सकता। जिसके साथ वो कहता है कि अब मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। वो कहता है जो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर है और उसके अलावा उसके साथ जो एक और पर्सन है उन दोनों में से अब कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता हमारे तेंग क्लैन को हर्ट करने की। जहां हम देखते हैं ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को जो वहां पे कहता है कि मैंने इस बारे में सुना है कि जो तेंग क्लैन है उसने अपने एक नए हेड को अपॉइंट करा है और हमेशा की तरह ही उन्होंने अभी तक फैमिली हेड के सीट को खाली नहीं छोड़ा है। जहां हम देखते हैं उसके साइड में एक लेडी को जो उससे कहती है कि सर क्या मैं आपके आगे बोल सकती हूँ। तब वो कहता है कि हाँ बोलो। तो वो लड़की कहती है कि जो मार्क इनहुई है वो डिफीट हो गया है उस फैमिली हेड के द्वारा। और फिर वो कहती है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और मैंने तो ये बात सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम यो सोलरियन है और ये ट्रांसफॉर्मिंग हर्ट की सेक्ट लीडर है जो अलायंस लीडर होता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो जा करके प्लीज तुम उनकी जड़ों को काट दो जो कि तेंग क्लैन को दोबारा से उठने में मदद कर रही है और उसकी रेपुटेशन को पहले की तरह ही बर्बाद कर दो। हमें दोबारा से ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है यू किलजियन। और वो कहती है मुझे माफ करिएगा मैं इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। वो अलायंस लीडर के सामने आकर के कहती है कि अभी तक जो मार्क इनहुई है उसने सेम चीज करी थी आपको चैलेंज करने के बाद और मैंने आपको इस बारे में पहले ही वार्न कर दिया था। ये बात सुनकर के वो जो अलायंस लीडर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर रिलीज करता हुआ उससे कहता है कि तुम अकेले तेंग क्लैन जाओ और एक ना एक दिन मैं ये सारी चीजों को हैंडल कर दूंगा। तो वो जो लड़की होती है वो भी वहाँ उसके प्रेशर को झेलते हुए कहती है कि आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे बात को डिसोबे क्यों कर रहे हैं और ये क्या चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाके एकदम ही अटैक कर दे और अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो ये समझेंगे कि मैं इनकी अपोजिशन की तरफ से इनके ऊपर आरोप लगा रही हूँ। जहाँ पर वो जो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर होता है वो उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि वो आराम से फैमिली हेड की मौत मरे और आफ्टर ऑल अगर वो वापस से जिंदा हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से उसे जाकर के पनिश करूँ। और वो वहाँ पे बैठ करके हंसते हुए कहता है पर मुझे लगता है कि अगर मैं दूसरी तरफ से इस बारे में बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, उसे मरना ही होगा। पर मुझे ये बात भी सताई जा रही है कि मुझे लगता है वो कोई ऐसा नॉर्मल पर्सन नहीं है
जिसे हम इतनी आसानी से मार सके। जिसके साथ वो अपने कुछ वॉरियर्स को बुलाता है और कहता है कि एक लेटर सेंड करो तैंग क्लैन को और उनसे कहो कि जो सिचुआन मीटिंग है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पर तैंग क्लैन के हेड को भी इनवाइट करा जाए। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है योंग को, जो अपनी मदर का थैंक यू करते हुए उनसे कहता है कि आपके हार्डवर्क की वजह से हमारे जो इंटरनल अरेंजमेंट्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए हैं। जो उसकी मदर होती है वो उससे कहती है मेरे लिए थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है दोबारा से इन सब लोगों के ऊपर चार्ज करना, और ये काफी समय बाद मैंने करा है तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इस अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। तो जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से करा है, पर मदर वो ऐसे कहती मदर से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आपने अपनी पावर को सप्रेस करके क्यों रखा हुआ है पिछली बार की तरह। तो जो उसकी मदर होती है वो उससे कहती है तुमने तो बहुत जल्दी ही नोटिस कर लिया योंग, यानी अब तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले से। ये बात सुनकर के जो योंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी भी जो मेरी मदर है उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सप्रेशन पावर है जिसकी मदद से उन्होंने अपनी पावर को सप्रेस करके रखा है। और वो अपनी मदर से कहता है कि आप पहले ही फायर रिलम में पहुंच चुके हो तो आपको नहीं लगता है कि आपको किसी से भी अपनी पावर हाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जो उसकी मदर होती है वो उससे कहती है कि ये सिर्फ अपनी पावर को हाइड करने की बात नहीं है, यहाँ पर मैं इस चीज के लिए परफॉर्म कर रही हूँ कि जो हमारी फैमिली है उसके सीक्रेट टेक्निक ये सारी चीजें सील करके रखी जाए, ना कि लोगों के सामने दिखाए। ऐसा कहते हुए जो योंग होता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसकी मदर उससे कहती है कि योंग मैं तुमसे आशा करती हूँ कि तुम भी ये सारी चीजों को हाइड करना सीख जाओगे अपनी एबिलिटी को। तो जो योंग होता है वो कहता है आखिरकार मदर आप क्या कह रही हैं, जहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो एक स्टोरी सुनाते हुए उसे कहती है अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने बैठ गई तो हो सकता है ये थोड़ा सा ज्यादा ही ले ले क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। ऐसे कहते हुए वो उसे कहानी सुनाते हुए कहती है कि जो मार्शल आर्ट के फाउंडर थे और जो एंसिस्टर थे तैंग फैमिली के, उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर वो एक विलेज का जिक्र करती है जो कि सिचुआन के अंदर है, जिसके अंदर फैल चुका है फ्लेग पूरी तरीके से और सारे जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं और बहुत ही जल्दी मर रहे हैं। जहाँ पर जितने भी लोगों की बॉडीज है काफी ज्यादा दर्जनों में वहाँ पे फ्यूनरल पे दफनाई जा रही है, जहाँ पर वो समय की बात बताती है कि सभी लोग जो थे उस विलेज के अंदर वो पहले ही फ्लेग की चपेट में आ चुके थे और अब वो सिर्फ अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। पर उन्हीं में से सिर्फ एक पर्सन था जो उससे इफेक्ट नहीं हुआ था, वो एक सिर्फ 10 इयर्स का था जो कि उस फ्लेग की बीमारी से पूरी तरीके से बचा हुआ था। तो योंग जो होता है वो अपनी मदर से कहता है आखिरकार वो एक बच्चा हार्म क्यों नहीं हुआ था उस बीमारी से। तो जो उसकी मदर होती है वो उससे कहती है कि ये कोई इस चीज का क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे लड़का उन सभी लोगों की आंखों में चुपता था जो लोग पहले से ही इस फ्लेग की चपेट में आ चुके हैं, और वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये जो लड़का है इसे जरूर किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस करके रखा हुआ है। जहाँ पर वो उस लड़के के बारे में बताते हुए कहती है कि वो लड़का हमारे विलेज से दूर चला गया और रेन से बचने के लिए वो सिर्फ एक केव के नीचे जाकर के बैठ गया और वो वहाँ पे वो बचा कुचा फूड खाने लगा था जो कि पास ही के विलेज वाले लोग वहाँ पे फ्लेग की वजह से फेंक के गए थे। वो जो लड़का था वो डे बाय डे सर्वाइव करता गया और इसी तरीके से 1 दिन 2 दिन और फिर 3 दिन सारे दिन बीतते चले गए और जो विलेजर्स थे वो वहाँ पे नहीं आ पाए किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। पर वो जो लड़का था वो सिर्फ अकेला ही वहाँ पर था और वो जो लड़का था वो भी बहुत ही ज्यादा इस बारे में परेशान हो रखा था कि आखिरकार मैं ही सिर्फ यहाँ पे जिंदा क्यों बचा। और ये जो क्वेश्चन था उसका जवाब उसे बहुत ही जल्दी मिल गया, जहाँ पे वो जो लड़का होता है वो सामने देख रहा होता है बहुत ही ज्यादा हैरानी से, जहाँ पर उसके सामने एक पर्सन को दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और एक मिस्टीरियस ग्रुप था जो उस बॉय की तरफ ही देख रहा था बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली नजरों से, और देखते हुए कहता है कि एक बच्चा जो इस पॉइजन से पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है, और वो ग्रुप और कोई नहीं हमारी हिस्ट्री ऑफ मुरिम का सबसे खतरनाक असासिन ग्रुप था जिसे पॉइजनस मून शैडो सेक्ट कहा जाता है। उन लोगों ने उस बच्चे को चुरा लिया और वहाँ पर अपने प्लेस में ले गए उसे पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक असैसिन की ट्रेनिंग करवाने के लिए, जहाँ पर वो उसे हमेशा ही पॉइजन प्रिवेंट करते थे ताकि वो वहाँ से एस्केप ना कर पाए, और जब उसकी मरने वाली हालत हो जाती तब उसे एंटीडोट दे देते। इसी तरीके से जो बॉय था वो पूरी तरीके से ग्रो हो गया और वो एक बहुत खतरनाक असैसिन बन गया। पर इसी के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा दुख को झेलना पड़ा जब उसने अपने साथ के कॉमरेड्स को मरा हुआ देखा जिनको सही टाइम पे एंटीडोट्स नहीं मिला था। और ये जो फ्लेग था उस विलेज में इसी वजह से पहुंचा था क्योंकि जो पॉइजन सेक्ट था उन्हीं के द्वारा वो वहाँ पे फैलाया गया था। जिसके बाद वो जो लड़का था उसने भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया, और ये कोई भी मैटर नहीं करता कि जो मिशन उसे मिलते थे वो कितने ज्यादा ही खतरनाक थे, उसने उन सारे को कंप्लीट करा बिना किसी हेजिटेशन के। ऐसे कहते हुए हमें कुछ सीन्स को दिखाया जाता है जो वो लड़का कंप्लीट कर रहा होता है अपने मिशन के दौरान, जिसके साथ योंग की मदर उसे बताती है वो जो बॉय था उसने फीट ऑफ असैसिनेशन को एब्सोल्यूट तरीके से मास्टर कर दिया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट थी, जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो पॉइजन सेक्ट के लोग थे उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा थैंक करा और उसे बहुत अच्छी रेपुटेशन दी अपने सेक्ट में। और मैंने तो ये बात भी सुनी है कि उसके पास पूरी दुनिया में 5 ऑफ द ग्रेटेस्ट असैसिन का एक टाइटल था, जहाँ उसके सामने एक पर्सन उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं वो दे दूंगा। ये बात सुनकर के वो पर्सन उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर के वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसे कुछ क्यों नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं उस लड़के की तरफ जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में
में उससे कहता है कि मुझे कुछ भी चीज नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हुए ये सीन ही पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को जो वहाँ पे कटे मरे पड़े होते हैं, जिसके साथ योंग की मदर बताती है कि वो जो बॉय था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई लेवल को रीच कर चुका था और उसने इतनी ज्यादा फाइट्स को करा कि उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन करा था, जहाँ पर वो उन सबका एब्सोल्यूट मास्टर बना था और उसने अपनी खुद की अल्टीमेट टेक्निक बनाई जिससे वो मार्शल आर्ट को और अच्छी तरीके से सीखता गया अपने सेक्ट के अंदर। और वो सबसे पहला ऐसा दिन था जहाँ पर फ्लावर रेन स्काई में पॉइजनस मून सेक्ट शैडो की कहानी का खात्मा हो गया। हम देखते हैं उसी लड़के को जिसने उस अकेले ही उस पूरे सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसके बाद उस योंग की मदर कहती है पर वो उस दिन के बाद से ही वहाँ से डिसअपियर हो गया। और ऐसा कहते हुए वो योंग को बताती है कि बाद में वो डिसेंडेंट के रूप में हमारे सिचुआन में सिलेक्ट करा गया था करंट टैंग फैमिली में, जब हमारी टैंग फैमिली बन रही थी। और इवन अभी के लिए जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो उसे अच्छी तरीके से जानता है एलियास म्योंगेक के नाम से, जो कि एक इनविंसिबल गेस्ट है। ये बात सुनकर के जो योंग है उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता। तो उसकी जो मदर होती है वो उसके गाल खींचते हुए कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि मदर मैं ये बात नहीं जानता कि आखिरकार हमारी हिस्ट्री क्या थी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर से कहता है पर मदर मुझे एक बात ही बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आपने ये वीन सीलिंग कॉन्सिलमेंट नाम की जो स्टोरी थी ये मुझे क्यों बताई। तो जो योंग की मदर होती है वो उससे कहती है कि जो पॉइजन सेक्ट है उसके पास बहुत सारे मास्टर हैं जो कि फायर रिलम में पहुंच चुके हैं, और अगर हम इंक्लूड करें 5 ग्रेटेस्ट असैसिन को और उनके सेक्ट लीडर को, तो क्या तुम्हें ये बात पता है उस इनविंसिबल गेस्ट को अकेले ही कैसे फेस करा। ऐसा कहते हुए जो योंग होता है वो कहता है कि जो फ्लावर रेन है पूरे के पूरे स्काई में उन्होंने बहुत सारी मार्शल आर्टिस्ट को वहां पर बुलाया, जिससे उनका जो नंबर था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, पर ये फिर भी उसके लिए बिल्कुल इररिलेवेंट था। जहां पर जो योंग की मदर होती है वो उससे कहती है कि हाँ तुमने आधी सच्ची बात बताई है, पर जो फ्लावर रेन ऑफ द स्काई थे वो सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट के लिए ही नहीं अपने हिडन वेपन्स के लिए भी जाना जाता है। ये बात सुनकर के योंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जब उसकी मदर उसे बताती है कि जो फ्लावर रेन ऑफ स्काई मार्शल आर्ट है उसने कंट्रोल करा था इंटरनल एनर्जी को पूरी तरीके से। तो योंग काफी ज्यादा हैरानी से अपने मदर से पूछता है कि क्या एनर्जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और आखिरकार मार्शल आर्ट में ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसे कंट्रोल करा जा सकता है जो कि हिडन वेपन नहीं है। तो उसकी मदर बताते हुए कहती है कि हाँ जो बैटल है फायर रिलम में उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्लैश करी जाती है जब आपके अपोनेंट के साथ आपका अटैक होता है और आपको उस एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को डिफेंड करना पड़ता है। तो ये सारी बातें योंग बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा करके सुन रहा होता है, जहाँ उसकी मदर उसे बताती है कि जो ऑर्डिनरी हिडन वेपन टेक्निक्स है वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती उस तरीके की प्रोटेक्टिंग बॉडी एनर्जी को जब आप फायर रिलम में पहुंच जाओगे। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि जो बॉडी प्रोटेक्शन एनर्जी है ये एक तरीके की टेक्निक है जो आपके आसपास बॉडी के एक लेयर बना देती है, जो एक आर्मर के रूप में आपका काम करता है एक्सटर्नली तौर पर। तो उसकी मदर उससे कहती है कि बहुत अच्छा सेंस बनाता है इस बारे में, क्योंकि अब ये कोई भी मैटर नहीं करता कि आखिरकार आपके पास कितने हिडन वेपन्स हैं, पर जब आप उसका उस पर यूज करोगे तो वो बाउंस बैक हो जाएंगे उसकी प्रोटेक्टिंग एनर्जी की मदद से, और जो एनर्जी है वो काउंटर करेगी उसकी एनर्जी के तौर पर। अगर उस पर 100 ऑफ हिडन वेपन्स भी फेंके जाए तो उसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो एक स्टॉर्म का रूप ले लेती है, और इवन जो उसकी बॉडी है वो पूरी तरीके से उस प्रोटेक्टिंग एनर्जी के अंदर रहती है। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उसको कितने भी 100 ऑफ अटैक्स आप मार लो जा करके। और ये सच में एक अल्टीमेट टेक्निक क्रिएट करी गई थी उस बैटल मास्टर के द्वारा जो कि फायर रिलम में था सिर्फ। तो जो योंग होता है वो वहीं पे बैठ करके अपने मन में सोचता है कि ये जो टेक्निक है ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और ऐसा कहते हुए वो कहता है कि पर अब ये कोई भी मैटर नहीं करता है कि आखिरकार एक मास्टर कितना स्किल है, वो जब तक अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन नहीं कर सकता तब तक ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो जो योंग की मदर देखते हुए उससे कहती है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम इस बारे में काफी ज्यादा परेशान हो कि आखिरकार अपनी एनर्जी को मेंटेन कैसे करा जाए। तो जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है कि हाँ मदर मैं तो बिल्कुल यही बात सोच रहा था, और क्या इसका आंसर व्हीलिंग सीलिंग टेक्निक के अंदर छुपा हुआ है क्या। तो उसकी मदर उसे बताते हुए कहती है कि व्हील सीलिंग टेक्निक का सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको नॉर्मल तरीके से फॉलो करा जाए तो आप कंप्रेस कर सकते हो अपनी सारी इंटरनल एनर्जी को जो आपकी बॉडी में फ्लो हो रही होगी मेरिडियंस के अंदर, और कॉन्सेंट्रेट करा जाए सिर्फ एक ही मेन पार्ट पे जो कि 12 मेन मेरिडियंस है। तब आप उस एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो किसी भी इंटरनल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, और उसे सील कर सकते हो अपनी मेरिडियन में। और यही सिर्फ एक ऐसा तरीका है इंटरनल एनर्जी का जो कि डिस्प्यूट नहीं होता है, यानी वो बर्बाद नहीं होता है। ये बात सुनकर के जो योंग है वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि जो मेथड है ये आखिरकार फायर रिलम के मास्टर से कैसे छुपा हुआ रह सकता है, क्या वो इस तरीके के एनर्जी फ्लो को नहीं देख सकते। तो योंग की मदर उससे कहती है कि ऑफ कोर्स तुम इस चीज को नहीं देख सकते क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो सील करी जा चुकी है, जिसकी मदद से जो तुम्हारी करंट पावर है वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। पर अगर तुम एक्यूमुलेट करोगे अपने एक्सपीरियंस को अपने अंदर तो हो सकता है कि ये इसे अच्छी तरीके से रीबिल्ड होने में मदद करे, और अगर बार बार तुम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओगे 12 टाइम्स तो ये सील कर देगी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को तुम्हारी 12 मेन मेरिडियंस में, और सच में ये जो एनर्जी है ये प्रोटेक्ट करेगी इंटरनल एनर्जी के रूप में जो कि क्रिएट कर देगी तुम्हारी
हमारे ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर को, जिसके साथ हमें इस टेक्निक का नाम बताया जाता है, जिसका नाम होता है बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी ड्रैगन स्केल के साथ। तो जो योंग की मदर होती है वो उससे कहती है कि सिर्फ अपनी बॉडी को डिफेंड करना और उसे सरपास करना एग्जिस्टिंग तौर पर प्रोटेक्टिंग एनर्जी का बैरियर बनाती है, पर इसके साथ साथ जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसे भी अगर हम कंपेयर करें ड्रैगन स्केल में तो ये बहुत ही अच्छा नाम बना सकती है। ये बात सुनकर के जो योंग होता है वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है, आपने क्या कहा मदर ड्रैगन स्केल के बारे में? तो उसकी मदर उससे कहती है कि फर्स्टली जो फायर ड्रैगन पॉइजन है वो एक ड्रैगन के बारे में ही बताता है, और जो मैंने तुम्हें अपनी वीन टेक्निक के बारे में बताया था वो सिर्फ एक सीलिंग डिफेंस टेक्निक ही नहीं है, उससे तुम रिलीज कर सकते हो अपनी इंटरनल एनर्जी को 12 मेरिडियंस में, और तुम उसे 10 से भी ज्यादा बार यूज कर सकते हो अपनी ओरिजिनल इंटरनल एनर्जी के तौर पर ये सिर्फ एक टेम्परेरी है। ये बात सुनकर के योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी मदर उससे कहती है कि जो एनर्जी है ये तुम्हारी बॉडी के लिमिट के पार जाती है, जो कि नेचुरली डिस्परेट होती जाती है। तो जो योंग होता है वो अपनी मदर से कहता है, तो मदर आखिरकार फ्लावर रेन ऑफ द स्काई जो मार्शल आर्ट है वो आखिरकार कितनी रिलीज कर सकती है सीलिंग टेक्निक को यूज करने के लिए, और उसके लिए कितनी आवश्यकता है? तो उसकी मदर उससे कहती है कि ऑफ कोर्स ये इतनी भी आसान नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कुछ ही की पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी वीन सीलिंग कंसेंटमेंट टेक्निक में पाए जाते हैं, पर उस डीमन लॉर्ड की बाइट के बाद से ये पूरी तरीके से वैनिश हो गई। तो जो योंग होता है वो हंसते हुए अपनी मदर से कहता है कि आखिरकार ये किस तरीके की पॉइंट्स की आप बात कर रही हैं जो खो चुकी है, और क्या वो 2 एल्डर्स नहीं थे जो एकदम ही मर गए? तो उसकी मदर उससे कहती है, पर योंग म्योंग ये मैं इस चीज पे बिलीव कर सकती हूँ कि तुम इस चीज को मास्टर कर सकते हो कम्प्लीटली तरीके से, जो मैंने तुम्हें फायर रेन ऑफ द स्काई के बारे में बताया। तो जो योंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो उसकी मदर उससे कहती है, इसका ये कारण है मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है और तुम मेरे बेटे हो। ये बात सुनकर के योंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है और उनसे कहता है कि ऑफ कोर्स पॉइजन फोनिक्स का बेटा इतना तो कर ही सकता है और मैं इसे जरूर ही मास्टर कर लूंगा। ऐसा कहते हुए अपने मन में सोचता है कि मदर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हमें नरेटर वॉइस बताती है कि उसके बाद से जो योंग था उसने वीन सीलिंग कॉन्सेंटमेंट टेक्निक को अपनी मदर से रिसीव कर लिया और बहुत ही जल्दी तरीके से उसे इंटरनल एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहा था, पर जितना जल्दी वह इसे करने की सोच रहा था ये उतना भी आसान नहीं था। ऐसा कहते हुए जो योंग होता है वो बैठते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इतना भी आसान नहीं है, और सबसे आसान तरीका तो ये था कि नॉर्मली पॉइजन को ड्रिंक कर लो, ये सबसे बढ़िया था। जहां वो अपनी प्रीवियस मेमोरी को याद करते हुए कहता है कि बाकी के लोग उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक बताते थे, जिस तरीके से मैं उन एलेक्सर को पी जाता था और मेरे लिए तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, पर अब ये मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं इस प्रोसेस को बार बार ही करता जाऊं। जहां वो साइड में देखते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे क्या ये बात एजोन से पूछनी चाहिए कि क्या वो मेरे लिए थोड़ा सा पॉइजन बना सकती है, और ऐसा कहते हुए साइड में देखते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं उसके साइड में टैंक क्लैन के एक वॉरियर को, जो उससे कहता है कि वेल मास्टर आपकी जो फ्रेंड है वो यहाँ पर आ चुकी है और वो इंसिस्ट कर रही है आपको देखने के लिए अभी के अभी, इवन आप वर्क कर रहे हो। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी जो वहाँ पे वो जो पर्पल बाल वाली लड़की होती है वो बहुत तेजी से आते हुए कहती है कि योंग म्योंग प्लीज मेरी हेल्प करो। योंग म्योंग उसे बहुत ही ज्यादा ऐसे थका हुआ और भागते हुए आकर के देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि मिरियो आखिरकार तुम यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रही हो, क्या तुम्हारे साथ कोई चीज हुई है? तो जो मिरियो होती है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए उससे कहती है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पे इतनी भागे भागे नहीं आती योंग म्योंग, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। योंग भी वो देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पर जो मिरियो होती है वो योंग के पास आकर के बोलती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वो मरने वाली है। तो योंग भी उससे कहता है आखिरकार तुम किस तरीके से बातें कर रही हो, क्या तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे किसी डॉक्टर को नहीं लेके जाना चाहिए मेरे पास आने से पहले? ये बात सुनकर मिरियो जो होती है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए योंग से कहती है कि हमने पहले ही बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्हें दिखाया था पर उन पर उनके मेडिसिन का कोई भी असर नहीं पड़ा और कोई भी अभी तक मेडिकल टेक्निक उनकी उस चीज को फिक्स नहीं कर पाई है। ये बात सुनकर के जो योंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और सबसे पहली बात आखिरकार उसे किस तरीके की इंजरी हुई है। मिरियो जो होती है वो उससे कहती है उसको 9 येन सेवरल की जो मेरिडियंस है वो बहुत ही ज्यादा टर्मिनल कंडीशन में है। ये बात सुनकर के जो योंग होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि हिस्ट्री में एक प्लेस था जिसका नाम था सन ब्लेजिंग प्लेस, जिसकी जो मार्शल आर्ट थी वो यूज करी जाती थी टर्मिनल कंडीशंस में, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे नॉर्थ सी एरिया का आइस प्लेस, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि जैसा कि नेम आपको सजेस्ट करा जाता है मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर आपकी आइस के प्लेस के रिगार्ड पर जितना आपने उसकी प्रैक्टिस करी है उसके मुताबिक, और ये दोनों ही चीज सबसे पहले आपकी स्किल और दूसरा आपके ऊपर किस तरीके की ब्लेसिंग है। आप जब से जन्मे हो तब से वहाँ की जो एक्सट्रीम येन एनर्जी है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराई जाती है, जिसके साथ जो मिरियो होती है वो योंग को बताती है कि वे सारे लोग जो आइस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करते वो इस टर्मिनल कंडीशन से जूझते हैं। तो योंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी जो सिस्टर है वो कोई डिसेंडेंट नहीं है क्या? तो ये बात सुनकर के वहाँ जो मिरियो होती है वो निराश होते हुए योंग से कहती है हमने सुना था कि हम उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, पर बहुत समय की बात है जो हमारा आइस प्लेस था पूरे के पूरे सिचुआन में जब उनकी शादी हुई तैंग फैमिली के साथ जो
की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली थी उस समय पर सिचुआन में, तो हमें जो हमारी मार्शल आर्ट थी आइस वाली उसे फ्रीली तरीके से टर्मिनल कंडीशन में रखा जाता था। पर ये जो सिचुआन में तेंग फैमिली है इनके साथ डील हुई थी पॉइजनस और हिडन वेपन्स के बदले में, जहाँ पर कोई भी इस तरीके के ऐसे प्रैक्टिशनर नहीं है जिनसे हमारा उनके साथ रिलेशन बन सके और हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। जहाँ वो योंग को बताते हुए कहती है कि जो आइस आर्ट्स है वो हमें पास हुई है हमारे एंसेस्टर के डिसेंडेंट से, जो अब खोती जा रही है। और अगर हम कंसीडर करें तो ये जो हमारी हेरिडिटी है इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार होती जा रही है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर जो योंग होता है वो उससे कहता है कि इसका एक तरीका है। ये बात सुनकर के जो मिरियो होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और योंग से कहती है कि आखिरकार क्या है। तब हम देखते हैं योंग को जो उसके घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके घर को जो पूरी तरीके से आइस में कवर हो जाता है, जिसे देखते हुए जो मिरियो होती है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए अंदर आकर के अपनी बहन से कहती है कि इसकी जो कंडीशन है वो पहले ही बहुत ही ज्यादा बेकार होती जा रही है और इसकी वजह से हमने यहाँ पे घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहाँ पे जम के मर सकते हैं। ऐसे कहते हुए वहाँ रोते हुए अपनी सिस्टर से कहती है कि सिस्टर प्लीज आप अपनी आइस को ओपन करो। और हम देखते हैं मिरियो की जो सिस्टर होती है उसकी पूरी बॉडी में आइस की पावर एक्यूमुलेट कर रही होती है, जहाँ पर योंग आसपास देख करके कहता है कि ये जो पूरा रूम है ये पहले ही बहुत ही ज्यादा फ्रीज हो चुका है और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जो योंग होता है वो मिरियो से कहता है कि मिरियो तुम सबसे पहले मेरी बात पर ध्यान दो। हम देखते हैं मिरियो को जो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, जहाँ पर योंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर की लाइफ की गारंटी नहीं ले सकता। ये बात सुनकर के जो मिरियो होती है वो तो और भी ज्यादा डर जाती है, जहाँ पर योंग उसे बताते हुए कहता है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो वैसे ही बहुत ज्यादा कोल्ड को रेजिस्ट कर रही है अपनी बॉडी में, जिससे उसकी जो इनटेट एनर्जी है वो भी एक्यूमुलेट कर रही है और अब के लिए वह अपनी रीच पर पहुंच चुकी है। ऐसा कहने के बाद जो योंग होता है वो मिरियो को बताते हुए कहता है कि ये एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर ये ब्लॉक कर रही है अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर इसकी जो पूरी इनटेट एनर्जी है उनको, और इसकी जो एनर्जी है वो इसकी वीन्स तक में भी जा चुकी है, जिस वजह से ये इसकी बॉडी से बाहर आ रही है। मिरियो भी वहाँ पे रोते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन यहाँ पे नहीं मर सकती, और रोते हुए कहती है कि क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है अब मेरी बहन को सेव करने का। तो जो योंग होता है वो उससे कहता है आखिरकार तुमसे किसने कहा ये बात कि इन्हें सेव करने का कोई और रास्ता नहीं है। ये बात सुनकर के मिरियो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ योंग उससे कहता है कि हम आर्टिफिशियली इनकी बॉडी से रिलीज करेंगे कोल्ड को। जहाँ ऐसे कहते हुए वो उसे बताता है कि अगर जो तुम्हारी सिस्टर है वो इस प्रोसेस में स्टैंड नहीं कर पाई तो मुझे लगता है कि ये उसी की होने वाली ओवरवेलमिंग की जो पावर है वो ही उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। पर अब मैं क्या करूं, मेरे को तुम्हारी बहन की हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए वो अपने मन में सोचता है पर मैं इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकता अपनी फ्रेंड की फैमिली मेंबर्स की लाइफ के साथ। ऐसे कहते हुए जो योंग होता है वो मिरियो से कहता है कि अब मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या डिसाइड करना है अब मिरियो। तो हम देखते हैं मिरियो को जो योंग से कहती है क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करती, पर ये जो मेथड है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं वहाँ पर तुम्हारे को इसलिए बुलाने आई थी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकती बिना ट्राई करे। तो जो योंग होता है वो उससे कहता है कि पहली बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है तो तुम प्लीज जल्दी से। जहाँ पर जो मिरियो होती है वो रोते हुए कहती है कि ठीक है तुम मेरी सिस्टर को सेव कर लो। जहाँ पर योंग उससे कहता है कि चलो फिर हम करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मिरियो की सिस्टर को जो वहाँ पर लेटी हुई होती है और योंग उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि जो तुम्हारी सिस्टर है उनके क्लॉथ्स को थोड़ा साइड में करो। ऐसा कहते हुए वो साइड में करते हुए कहती है क्या ये थोड़ा एम्बेरसिंग नहीं है योंग। ऐसा कहते हुए वो योंग की तरफ ही देख रही होती है, पर जो योंग होता है वो अपना साइड में मूव कर लेता है और उससे कहता है कि ये जो क्लॉथ्स है ये जब मैं इनकी बॉडी से यिन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये बीच में इस रुकावट बन सकते हैं, तो अब इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। हम देखते हैं मिरियो को जो भी अपना काफी ज्यादा बुरा सा मुंह बना के योंग को देख रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं योंग को जो मिरियो की सिस्टर के फोरहेड पर अपनी 2 फिंगर्स को रखता है और कहता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि तुम मरने से अच्छा एम्बेरसमेंट को फील करो। और ऐसा कहते हुए वो कहता है कि ऑलराइट अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो अपनी बॉडी में से पावर रिलीज करता हुआ मिरियो की सिस्टर की बॉडी के अंदर डालते हुए कहता है कि एब्जॉर्ब। ऐसा कहने के बाद हमें बताया जाता है कि जो योंग की एनर्जी है वो रिमूव कर रही है 9-10 मेरिडियंस के अंदर सारी की सारी कोल्ड को, और उसके अंदर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब से धीरे धीरे उसे एब्जॉर्ब करती जा रही है। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो उसकी बॉडी है वो एब्डोमेन से भी अच्छी तरीके से कोल्ड को हटा चुका है। जहाँ पर जो योंग होता है वो कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, मैंने बहुत ज्यादा कोल्ड को रिमूव कर लिया है, इनके इंटरनल ऑर्गन्स थे और मैं अभी भी ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ पर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो अब स्ट्रेट तरीके से हम इनकी जो गैस है उनको भी वहां से निकाल सके। ऐसा कहते हुए वो जो मिरियो होती है उसकी सिस्टर के ऊपर हाथ रख रहा होता है, पर तभी अचानक से वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है और अपनी फिंगर्स को टैप करते हुए वहां पे कहता है कि डैम, मुझे इस तरीके से ये बात नहीं सोचनी चाहिए अभी के लिए और अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही वो अपनी फिंगर से वहां पे उनकी बॉडी में अपनी पावर को इंजेक्ट करता है तभी वहां पे बहुत ही ज्यादा इमेंस तरीके से कोल्ड पावर रिलीज हो रही होती है। जहाँ जो योंग होता है वो कहता है कि मैं अपनी फिंगर से भी इसकी जो कोल्ड पावर है उसे बहुत मुश्किल से कम कर पा रहा हूँ और ये जो कोल्ड की पावर है ये बिल्कुल एक स्काई रॉकेट की तरह फट रही है। यहाँ पर हम देखते हैं योंग के हाथ को जो
जो पूरी तरीके से वहाँ पे बर्फ में ही जम जाता है, जिसको देखते हुए योंग अपनी पूरी पावर लगाते हुए कहता है ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाली। और ऐसे कहते कहते वो वहाँ पे अपनी पावर्स को कंटिन्यू लगा रहा होता है और वो सामने की तरफ देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं योंग म्योंग जो होता है वो पूरी तरीके से एक साइड से बर्फ में कवर हो जाता है। पर वो मिरियो से कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ, अभी मैं इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ हूँ कि मैं इनकी बॉडी को ठीक ना कर पाऊँ। जहाँ पे वो कहता है अपने मन के अंदर कि मैंने मैनेज करा है सारी वीन की एनर्जी को जो भी एक्सट्रैक्शन के दौरान इनकी बॉडी से निकली थी, और अब इनकी जो अपर बॉडी है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। पर अभी के लिए जो कोल्ड है इनकी बॉडी से वो मेरी बॉडी में मूव करती जा रही है, और अगर मैंने इस तरीके से कंटिन्यू करा तो हो सकता है मेरी ठंड से ही मौत हो जाए। जहाँ वो अपने मन के अंदर घबराते हुए कहता है कि डैम, ये इतना भी इजी नहीं था, पर अब मैं क्या करूं, मुझे पॉइजन का यूज ही करना पड़ेगा। जहाँ वो कहता है कि वेट, क्या सच में पॉइजन? जहाँ वो अपनी प्रीवियस बात को याद करते हुए कहता है कि इजियोन के ग्रैंडफादर जो कि मेडिसिन किंग हॉल के लीडर हैं, उन्होंने बताया था कि जो पॉइजन है आप उसे स्पिरिट पिल्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तब, क्योंकि उस समय पर वह पॉइजन जो होता है वो आपकी बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन में से जो क्वांटिटी है उसे एक्सीड कर लेगा और इतने हद तक कर देगा कि बाकी की पावर को ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि जो यंग एनर्जी है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहां हम देखते हैं फायर ड्रैगन पॉइजन को, जो कि 10,000 ईयर फायर कार्ब के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि जो फायर पॉइजन है वो एक्सीड कर चुका है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो एंड्योर करना स्टार्ट हो गई है। हम देखते हैं योंग को, जिसने अभी भी मिरियो की जो सिस्टर है उनके ऊपर अपना हाथ रखा होता है और वो कहता है तो अच्छा, इसी वजह से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड था, जो कि इतना इनफ था कि इनकी बोन्स को भी अंदर से फ्रीज कर सके। ऐसा कहते हुए हम देखते हैं योंग के आसपास बहुत ही ज्यादा भाप निकल रही होती है जो कोल्ड पॉइजन है, जिसके साथ अब योंग अपनी टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम होता है पॉइजन प्योरीफाइंग टेक्निक। और वहाँ पे मिरियो की सिस्टर नीचे ही लेटी हुई होती है और दोबारा से जो योंग होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है रिट्रैक्टिंग, जिसके साथ जो योंग के अंदर का पॉइजन होता है वो पूरी तरीके से मिरियो की सिस्टर की बॉडी में से निकलने वाली कोल्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है और उसे कन्वर्ट कर देता है कोल्ड पॉइजन के अंदर। इसके साथ योंग वहाँ पे बर्फ को तोड़ते हुए कहता है कि ये करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, जहाँ वो कहता है कि अब इसे डिवॉवर कर लो। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं उसके अंदर के जो पॉइजन है वो उस एक्सट्रीम कोल्ड आइस को अपने अंदर डिवॉवर कर लेता है, जिसके साथ हम देखते हैं मिरियो की सिस्टर अपनी आइस को ओपन करते हुए कहती है और मुझे इस तरीके से फील हो रहा है कि जो मेरी बॉडी है उसमें से कोल्ड एनर्जी जा चुकी है। जहाँ वो जैसी अपनी आइस खोलती है वो सामने देख करके बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है, क्योंकि जो योंग है उसने उसके पेट के ऊपर अपना हाथ रखा होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर तुम कहाँ हो आखिर। जहाँ पर जो मिरियो होती है वो भी देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जो उसकी सिस्टर है वो एकदम से ही ठीक हो गई। जहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है वो मिरियो से कहती है कि मिरियो, क्या सच में ये तुम ही हो? ऐसा कहते हुए वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है और वो जो दोनों सिस्टर होती है वो वहीं पे एक दूसरे के गले मिल करके रोने लग जाती है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है एक प्लेस का, जहाँ पे कोई पर्सन कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं योंग की फ्रेंड मिरियो को और उसकी सिस्टर को, जहाँ उसकी सिस्टर कहती है तो अच्छा, यही जो पर्सन है इन्होंने मेरी जान बचाई है क्या? तो मिरियो उससे कहती है कि हाँ। ऐसे कहते हुए वो योंग से कहती है पर बाय द वे योंग म्योंग, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? और फिर वो उससे पूछते हुए कहती है आखिरकार तुम कितनी देर तक मेरी सिस्टर को टच करके रखोगे? जहाँ पर जो योंग होता है वो आंख बंद करके वहीं पे बैठा हुआ होता है। जो मिरियो की सिस्टर होती है वो उससे कहती है कि अब ये कंसंट्रेशन की पोजीशन में बैठा हुआ है तो अभी के लिए उसे ऐसे ही रहने दो, जब वो उठ जाएगा तब उसे बोल देना। जिसके बाद हम देखते हैं योंग को जो अपने इनर वर्ल्ड में कहता है इस मिरेकुलस ड्रग को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और मेरी जो बॉडी की कैपेसिटी है उसके अनुसार ही मेरी जो इंटरनल एनर्जी है उसने इसे एब्जॉर्ब करा है, और अगर मैं इसे नॉर्मली इस तरीके से छोड़ दूं तो एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस तरीके की कोल्ड पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। जहां वो कहता है कि दोबारा से और अटेम्प्ट करा जाए अपनी मेरिडियंस को ओपन और क्लोज करते हुए, जहां पर जो एक मेरिडियन है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है इस इंटरनल एनर्जी से। जिसके साथ जो योंग होता है वो अभी भी वही पोजीशन में बैठा हुआ होता है और अपनी पावर को कंसंट्रेट करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा हूँ कि जो मेरी मेरिडियंस है वो आखिरकार कितना इस कोल्ड को एब्जॉर्ब कर सकती है और अपने अंदर फिल करेगी। जहां वो अपनी आइज को ओपन करते हुए कहता है मेरी जो 4 मेरिडियंस है उन्होंने बियॉन्ड मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा इन पावर्स को एब्जॉर्ब करा है और मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स इंटरनल एनर्जी को ओरिजिनली गेन करा है। जिसकी तरफ ध्यान देते हुए वो अपने मन में सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अभी तक की इमीडिएट अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, पर मैं इस बारे में और कुछ भी नहीं कर सकता और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी इस पॉइजन को ड्रिंक करने के अलावा। जहाँ वो साइड में देखता है जहाँ पर जो मेरी होती है वो अजीब सा फेस बना के उसकी तरफ देख रही होती है। जहाँ जैसे अपने योंग अपने हाथ को देखता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और अपने हाथ को हटाते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। जो मिरियो की सिस्टर होती है वो योंग से कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इतना ज्यादा शर्माओ मत। और मिरियो ने मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर मेरे साथ क्या चीज हो रही थी।
जिसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन को जो अंदर आते हुए कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता कि आखिरकार मैं तुम्हारा किस तरीके से शुक्रिया करूं, और ऐसा कहते हुए वो अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद हम देखते हैं योंग को, जिसके पीछे एक पर्सन होता है, जहाँ पर जो योंग होता है वो अभी भी सामने मिरी और उसकी सिस्टर से बात करते हुए कहता है कि जिस तरीके से मैं फैमिली हेड हूँ, मेरी तो ड्यूटी बनती है कि मेरे अंदर जितनी भी जो फैमिली है मैं उनकी केयर करूँ। हम देखते हैं पीछे उस पर्सन को जो चिल्लाते हुए कहता है कि मीसो और मिरियो आखिरकार तुम दोनों ठीक हो या नहीं, जहाँ वो साइड में देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं मिरियो को और उसकी सिस्टर को जिसके क्लॉथ्स अभी भी साइड में हटे हुए होते हैं, जिसे देख करके तो वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में योंग से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने, आखिरकार तुमने मेरी दोनों बेटियों के साथ क्या करा है। जहाँ पर जो उसकी दोनों बेटी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं डैड, आप गलत समझ रहे हैं, ये उस तरीके का पर्सन नहीं है। जहाँ पे हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जो मिरियो के फादर होते हैं वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था कि आपने मेरी बेटी को बचाया और मैंने आपके साथ इतनी बुरी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली बात करी। ऐसा कहते हुए वो योंग के सामने ही झुक करके उसे बार बार ग्रीट कर रहा होता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करा था कि जो हमारे फैमिली हेड है मैं उनके सामने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दूंगा। तो योंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और चाहे कुछ भी हो जाए अब तो सारी सिचुएशन ठीक हो चुकी है। जहाँ पर हम देखते हैं मिरियो के फादर को जो वहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि मैं अपने वर्ड से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं आपका कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मेरी बेटी को मरने से बचाया है अभी। और जहाँ वो याद करते हुए कहता है कि मैं पहले एक वुमेन के ऊपर फिदा हो गया था जो हमारी तैंग फैमिली में ट्रेडिंग का काम करती थी और मेरी जो वाइफ थी वो भी इस तरीके की टर्मिनल कंडीशन से सफर करती थी और इसी वजह से एक दिन उसकी डेथ हो गई और मैंने सारा का सारा जो मेरा सेविंग थी वो सारी क्योर करने में लगा दी मेरी बेटी को ताकि वो इस चीज से बच सके। पर मैं आज बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जो मेरी फैमिली हेड है उन्होंने आकर के ही मेरी इस मुसीबत को खत्म कर दिया। ऐसे कहते हुए हम देखते हैं योंग को जो उसे उठाते हुए कहता है मैंने वही चीज करी है जो मुझे करनी चाहिए थी। तो उसके जो फादर होते हैं वो योंग से कहता है कि अभी के लिए जो मेरे फैमिली हेड है अगर वो मुझे बुलाए तो मैं किसी भी वक्त उनके लिए अपनी जान देने भी आ सकता हूँ। जहाँ पर योंग उनसे कहता है कि बाय द वे देखने से ऐसा क्यों लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है आपकी ट्रेडिंग कंपनी में। जिसके साथ जो मिरियो के फादर होते हैं वो योंग को बताते हैं कि जब से जो तैंग क्लैन की पावर डिक्लाइन हुई है और ब्लैक डेथ अलायंस इसको टेक ओवर कर चुका है तब से बहुत ही कम चीजें हमारी सिटी के बाहर जाती है। जहाँ पर योंग उनसे कहता है कि हाँ मैंने देखा और हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे और अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। जहाँ पर उसे पीछे से आवाज आती है कि योंग म्योंग। हम देखते हैं पीछे मिरियो को जो अपनी सिस्टर के साथ आते हुए कहती है क्या तुम सच में यहाँ से जा रहे हो योंग म्योंग, क्योंकि अभी तक हमने तुम्हें प्रॉपरली थैंक नहीं किया है। जहाँ पर हम देखते हैं मिरियो की सिस्टर मीसो को जो योंग से कहती है कि मैं आपसे दोबारा सा थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरी लाइफ को सेव करा फैमिली हेड, और मेरी जो फैमिली है और मैं कभी भी इस एहसान को नहीं भूलेंगे। ये बात सुनकर के जो योंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है वहाँ खड़े हुए और ऐसा कहते हुए वो जाते हुए वहाँ से उनकी तरफ ही देखता है जहाँ पर वो सारे के सारे लोग योंग को आज के लिए धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि हम इन फ्यूचर में आपको इसका पेबैक जरूर करेंगे। ऐसा कहते हुए हम देखते हैं योंग को जो वहाँ से जा रहा होता है और जो मिरियो की सिस्टर होती है वो भी कहती है फैमिली हेड क्या आप ठीक हो, और जो मिरियो होती है वो उससे कहती है आखिरकार तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो। जहाँ पर जो मिरियो की सिस्टर होती है वो उससे कहती है कि मुझे देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा शांत रहने की कोशिश कर रहा है पर कुछ चीज गलत हुई है इनके साथ जब ये मेरी टर्मिनल कंडीशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कहते हुए वो वहाँ पे परेशान हो रही होती है तो जो मिरियो होती है वो उसे छेड़ते हुए कहती है क्या सिस्टर आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही हो और आप उसके साथ जाना चाहती हो क्या। तो उसकी जो सिस्टर होती है वो वहाँ पे शॉक होते हुए कहती है कि नहीं नहीं तुमने क्या कहा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। ऐसे कहते हुए वो शर्माते हुए कहती है ये इस बारे में नहीं है कि जो तुम कह रही हो मुझसे, और हो सकता है ये उसी बारे में भी हो। ऐसे कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तो जो मिरियो होती है वो कहती है कि ये तो नेचुरल रिएक्शन होने वाला है, और क्या तुम्हें पता है सिस्टर जो बाकी के लोग थे जिस तरीके से वो तुम्हें देख करके रिएक्शन करते थे आज तुम योंग को देख करके कर रही हो। ऐसे कहते हुए अपनी सिस्टर से कहती है कि डोंट वरी, पर मैंने कभी भी तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं देखा इस दुनिया में कोई। जहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है उसके मन में तो कुछ अलग ही ख्यालात चल रहे होते हैं। वो योंग को याद करते हुए कहती है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। पर जो मेरी होती है वो बीच में आते हुए कहती है कि सिस्टर मैंने ध्यान से देखा जब योंग आपको काफी ज्यादा हैरानी से देख रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था, और मैं इस बात पे श्योर हूँ वो भी बहुत ज्यादा आपको पसंद कर रहा होगा अभी तक। जिसके साथ जो योंग होता है वो जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसने एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स की जान बचाई। जहाँ वो फैमिली का नाम लेता है और तभी उसके दिमाग में अलग अलग ख्यालात चलने लग जाते हैं। जहाँ पर वो देखता है कि वो और मिरियो की सिस्टर आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं और उन दोनों का बेबी भी हो जाता है, और उनके पास एक डॉग भी होता है। जहाँ पर जो योंग का बेटा होता है वो उस डॉग से बच के भाग रहा होता है अपनी स्वॉर्ड लेकर के, और धीरे धीरे जो योंग का बेटा है वो बड़े होकर के बिल्कुल उसी की तरह ही दिखने लग जाता है, और वो भी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही एक खूबसूरत लड़की से शादी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं योंग को जो वहाँ पे बूढ़ा हो जाता है और उसके हाथ में उसका ग्रैंडसन होता है, और इसके साथ यह हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं योंग को जो वहाँ पे शर्माते हुए कहता है कि मैंने इवन अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी इमेजिन कर लिया है, और अभी
अभी तक मैं इतना ज्यादा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ जब उसने मेरी तरफ इस तरीके से देखा और बोला कि मैंने उसकी जान बचाई है। और क्या सच में एक ऑर्डिनरी लाइफ इसे ही कहते हैं क्या? ऐसा कहते हुए वो आसमान में देखता हुआ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे दोबारा विजिट करने का चांस मिले। ऐसा कहते हुए फिर वो उनकी प्रॉब्लम को याद करते हुए कहता है कि पर जो इशू है वो ये है कि जो टैंक क्लैन की पावर है वो सच में डिक्लाइन होती जा रही है और ब्लैक डेथ अलायंस की वजह से जो हमारा ट्रेडिंग है वो सिटी के बाहर नहीं जा पा रहा है। और ऐसा कहते हैं वो दोबारा याद करते हुए कहता है कि ब्लैक डेथ अलायंस आखिरकार ये लोग यहाँ पे दोबारा से क्यों आ गए हैं। और वो वहाँ पर यू गिलजुन को याद करता है जो कि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर है, जहाँ वो कहता है कि मैं डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता जैसे उस हेवेंस ब्रिलियंट डेमन लॉर्ड ने पर आकर के अटैक करा था हमारी फैमिली के साथ नाइंसाफी करके। और उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा है, उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब मैं ज्यादा समय तक उन्हें सिचुआन में इस तरीके से नहीं रहने दूंगा और हम कभी न कभी एक दिन जरूर ही क्लैश करेंगे। जिसके बाद हमें दोबारा से दिखाया जाता है सिम्वा हॉल के बारे में जो कि एक ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी है सिचुआन प्रोविंस में, जिसके अंदर हम देखते हैं एक पर्सन को जो वहाँ पे खड़ा होता है जिसके सामने कोई कहता है उससे तो आखिरकार तुम ये कहना चाह रहे कि जो टैंक क्लैन है उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया है पूरे अनकंट्रोलेबल लोगों को। ऐसा कहते हुए हम देखते हैं वहाँ एक लड़की को जो लेट करके एप्पल खा रही होती है और उससे कहती है अच्छा तो आखिरकार वहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, जहाँ वो अलायंस लीडर की बात याद करते हुए कहती है तो इसी वजह से उस दिन अलायंस लीडर ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया था क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है और ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं इस पर कंसर्न ना करूं। जहां वो बाकी के लीडर को याद करती है जैसे कि यूप ईजी जो कि राइजन फोनिक्स का सेक्ट लीडर है, जिसके बारे में वो बताती है कि वो तब तक शांत रहते हैं जब तक उनके अंदर का एंगर उनके बाहर तक नहीं आ जाता। और वो वहां पर बहुत तेजी से उस एप्पल को सामने दीवार की तरफ फेंकते हुए मारते हुए गुस्से में कहती है कि अभी जो मेरी करंट सिचुएशन है मैं मार्क इनहू को अभी अवेंज नहीं कर सकती और जोंग योसोंग को भी, आखिरकार मैं कुछ भी चीज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ वो रुकते हुए कहती है कि रुको जरा, अगर मैं खुद को नहीं भेज सकती तो मैं किसी छोटे को वहाँ पर जरूर ही भेजूंगी। जहाँ पर उसे फैमिली हेड की बात याद आती है जो कि उसने कहा था कि जाकर के टैंक क्लैन के फैमिली हेड को भी इनवाइट करो और सिचुआन की जो गैदरिंग होने वाली है वहाँ पर भी उसे बुलाया जाए। जहाँ पे वो हंसते हुए कहती है कि हाँ जो सिचुआन की गैदरिंग है हम उसे वहीं पे देखेंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो कहती है कि लीडर मैं इस तरीके से शांति से नहीं बैठूंगी और इवन अभी के लिए जब मेरी आईज क्लोज है तो मैं अच्छी तरीके से सुन पा रही हूँ कि जो मार्क इनहुई है वो जल्दी ही रोने वाला है जब तक कि मैं टैंक क्लैन को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देती। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा डेंजर लुक देती है और कहती है मेरा एंगर उन सबको ही ले जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने सामने जो उसका सर्वेंट है उसके ऊपर भी अपनी प्रेशर से पावर रिलीज करती है, जहाँ पर उसका सर्वेंट उससे कहता है कि हॉल मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए एक बार। पर उसके इतना कहते ही हम देखते हैं उसका जो पूरा का पूरा फेस है वो एकदम ही आग में जलने लग जाता है और वो प्लीज प्लीज करता हुआ वहाँ पे मर जाता है। जिसके साथ वो जो उसकी हॉल लीडर होती है वो उनसे कहती है कि अपनी नजरें टैंक क्लैन पर बनाए रखो और उसका जो फैमिली हेड है उस पर भी बनाए रखो क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो बच्चा है उसको निपटाने के लिए अभी तक तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए हो। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।